हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में रोड टू प्रीलिम्स 2023 में 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से ही रिलेटेड एंड पर्टिकुलरली आपके करंट अफेयर से रिलेटेड। अब आप सोच रहे होंगे सर पेपर तो नजदीक आने वाला है, अभी करंट अफेयर्स करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो भैया ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक आज हम देखेंगे, फरवरी मार्च के आपके कुछ करंट अफेयर्स थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किए गए हैं। तो प्रीलिम्स का समय नजदीक आ रहा है। आई होप आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर अच्छे से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। इतनी मेहनत की है आपने तो आपको अच्छा रिजल्ट भी देखने को जरूर मिलना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट रहता है आपकी पूरी प्रिपरेशन में, वो है रिवीजन। और हमारी एंड से भी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि आपकी रिवीजन में कोई कमी यहाँ पर नहीं छोड़ी जाए। तो उसी रिवीजन की जो एक इनिशिएटिव है वो स्लीपी क्लासेस द्वारा यहाँ पर रखा गया है रैपिड रिवीजन कोर्स के माध्यम से। तो राउंड 1 तो ऑलमोस्ट टू द एंड ही है। कल आपका इको का सेशन वहाँ पर रहेगा राउंड 1 में, ठीक है। 2 दिन का आपका इको सेशन रहेंगे और राउंड 1 आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। राउंड 2 की भी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि सर या इस तरीके से हम राउंड 1 यहाँ पर नहीं कर पाए तो क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है लाइव क्लास अटेंड करने का। तो उनके लिए यहाँ पर राउंड 2 लॉन्च कर दिया जा चुका है, ठीक है। तो अगर आपने राउंड 1 में नहीं एनरोलमेंट ले पाए हैं तो राउंड 1 में आप एनरोलमेंट यहाँ पर ले सकते हैं, जिनमें आपके इस तरीके से रिवीजन करवाई जाएगी। अराउंड 1500 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे थ्रू आउट द सिलेबस, जिसमें हर एक सब्जेक्ट से एटलीस्ट 200 टॉपिक्स तो आपके डिस्कस किए ही जाएंगे। तो डेफिनेटली इस तरीके से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहे और रिवीजन भी हो जाए, वही यहाँ पर गोल भी रखा गया है। चलिए आज की प्रीमिक्स की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं जो डेवलपमेंट की जा रही है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की, ये किसके द्वारा की जा रही है? थ्रू नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है, इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का, और ये एक वन स्टॉप रिपोजिटरी ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो दोनों स्टेटमेंट्स को यहां पर देखिए, अच्छे से पढ़िए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्टली बता रही है कि जो आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की यहाँ पर स्थापना की जा रही है ताकि उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारे देश में हो सके जो कि इन इंडस्ट्रीज को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को यहाँ पर इंक्रीज कर सके और कहीं ना कहीं जो उनकी इनपुट कॉस्ट है उसे यहाँ पर कम किया जा सके। तो पहली स्टेटमेंट तो चलो ठीक है। सेकेंड में जो बात हो रही है इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के बारे में, ये जो इनिशिएटिव है ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का नहीं है, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड और इन्वेस्ट इंडिया का यहाँ पर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट रखा गया था, जिसके माध्यम से ये इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक यहाँ पर तैयार किया गया था। जो कि अगेन बाकी जो स्टेटमेंट में लिखा गया है कि वन स्टॉप रिपोजिटरी है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि आपको पता लगाना है कि भैया किस स्टेट में आप अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, इंडस्ट्री वहां पर लगाना चाहते हैं, कि कितनी लैंड आपके लिए वहां पर अवेलेबल है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी सारी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके लिए ऐप भी यहाँ पर तैयार कर दी गई है iOS एज वेल एज एंड्रॉइड बेसिस पर, वहां पर वो अवेलेबल भी है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट ही यहाँ पर करेक्ट थी, उसी के हिसाब पर आपका ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन भी है। तो वही सिंपल सी कहानी आपको यहाँ पर बताई गई है। अगेन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल सी बात यहां पर क्या रखी गई है कि इफेक्टिव इंटीग्रेशन यहां पर तैयार की गई बिटवीन इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट के ऊपर यहां पर काम करेगा। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो है दे विल कंस्टिट्यूट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे कि वहां पर आपका हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क प्रोवाइड करने की बात की गई है, मॉडर्न एयरपोर्ट्स प्रोवाइड करने की बात की गई है, स्पेशल इकोनॉमिक रीजन वहां पर रहेंगे, लॉजिस्टिक पार्क्स वहां पर तैयार किए जाएंगे, नॉलेज पार्क्स यहां पर रखे जाएंगे। तो बेसिक से पॉइंट्स जिन्हें आप इजिली यहां पर गो थ्रू भी कर सकते हैं। तो साउथ इंडिया का जो पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, साउथ इंडिया का जो पहला आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा तुमाकुरू, जो कि आपका कर्नाटका में है। और तुमाकुरू इन कर्नाटका स्प्रेड ओवर 8500 एकर्स ऑफ लैंड अंडर द चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको और स्थापित करने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये जो आपका चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स की डेवलपमेंट की जा रही है, ये बेसिक से लिस्ट आपको यहाँ पर 3 सिटीज के नाम यहाँ आपको दे दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने सेकंड स्टेटमेंट में बात की तो वो आपको बता दिया गया है वो किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगेन 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सीधा क्वेश्चन की डिमांड है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ भाई कौन कौन सी है। पहले में कह रहे हैं जो आपकी ESG म्यूचुअल फंड्स हैं वो सेबी के रेगुलेशन के अंदर आते हैं। सेकंड में कह रहे हैं जो एस्बा है वो आपका सेकेंडरी मार्केट में इट विल लीड टू लोअर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर इन्वेस्टर्स। थर्ड में कह रहे हैं कि एज पर सेबी अगर देखा जाए जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अपने बैंक अकाउंट में फंड्स मिल जाएंगे विद इन 24 आवर्स जब वो अपने शेयर्स की सेलिंग वहां पर करेंगे। तो ये अब आपको
तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, बताइए इन तीनों में से कौन कौन से करेक्ट हैं। पर यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। तो चार कोड्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए। तो यहां पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। ESG एक तरीके के थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज में जो कि इन पैरामीटर्स के ऊपर वहां पर परफॉर्म कर रही हैं। अगेन थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के ऊपर यहां पर काम किया जा रहा है इन म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, ठीक है। तो अगेन जब म्यूचुअल फंड्स हैं तो भैया सेबी के अंतर्गत ही आएंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग किस तरीके से दिया गया था कि शायद आपको लगे, अगर आपको नहीं पता हो कि ESG म्यूचुअल फंड्स क्या है तो आप सोच में पड़ जाएं कि सेबी के अंतर्गत आते भी हैं नहीं आते हैं, ठीक है। सेकंड में जो बात की जा रही है एस्पा के बारे में, अगेन करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक है, पहले प्राइमरी मार्केट के लिए था, आपका सेकेंडरी मार्केट के लिए हो चुका है। उसके अलावा T+1 सेटलमेंट सिस्टम यहां पर जारी कर दिया जा चुका है सेबी द्वारा, जिसके माध्यम से विद इन 24 आवर्स आपकी जितनी भी सेटलमेंट है वो यहां पर हो जाती है। आइए एक बार समझ लेते हैं हर एक स्टेटमेंट को। तो पहली बात, सेबी ने यहां पर क्या कहा है, सेबी ने प्रपोज किया कि जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं वो इंट्रोड्यूस करें 5 नई कैटेगरीज आपके ESG फंड्स में, ठीक है, जो आपके एनवायरमेंटल, सोशल एज वेल एज गवर्नेंस स्कीम के अंतर्गत वहां पर तैयार किए हैं। तो थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या हुआ, ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो कि इन पैरामीटर्स पर ढंग से परफॉर्म कर रही होंगी। अब उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके क्या होगा, इन्हें कैसे करेंगे, ये जो फंड्स अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी को वहां पर पैसा मिलेगा, ठीक है जी, कंपनी को तो पैसा मिलेगा ना जब वो इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। तो कंपनीज अगर इन 3 पैरामीटर्स पे यहाँ पर काम करेंगी तो डेफिनेटली उन्हें अच्छी वहां पर फंडिंग मिल सकती है, अच्छा पैसा वहां से, अच्छा कैपिटल रेस कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। तो उसी के अंतर्गत जो आपके ESG म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कि आपको बताया भी गया है, इन्वेस्ट करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनीज में, जो कि इन पर्टिकुलर 3 पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पर देखती हैं, असेस करती हैं कंपनीज को। जो फंड्स हैं इन्वेस्ट करेंगे ESG कंप्लाइंट कंपनीज में, ताकि वो सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर वहाँ पर ऑब्जेक्टिव रख सकें। तो इसमें बोला गया कि 5 नई कैटेगरीज ऐड करनी है। कौन कौन सी, एक्सक्लूजन्स, इंटीग्रेशन, बेस्ट इन क्लास इन पॉजिटिव स्क्रीनिंग, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग एंड सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स के इन 3 कैटेगरीज में आप अपनी ESG म्यूचुअल फंड्स को वहां पर डिवाइड कर दीजिए। और प्रेजेंटली जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं वो उसमें क्या बात रखी गई थी कि जो आपका एक ESG स्कीम है अंडर वन पर्टिकुलर कैटेगरी, वो वहां पर सिर्फ एक ही आपका वहां पर लॉन्च किया जा सकता है, कि म्यूचुअल फंड्स कैन लॉन्च ओनली 1 ESG स्कीम। कि अगर कोई म्यूचुअल फंड है वो आपका एक अलग से ESG कंपोनेंट वहां पर लॉन्च करना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही थीमेटिक कैटेगरी में वहां पर कर सकता है इक्विटी स्कीम्स के। बट अब क्या बोला गया कि जो 5 नई कैटेगरीज यहां पर ऐड की गई हैं तो आप इन पांचों की पांचों कैटेगरीज में अपने फंड्स वहां पर निकाल सकते हैं। तो सेबी ने प्रपोजल यहां पर रखा है कि परमिट किया है कि लॉन्च की जा सके 1 ESG स्कीम अंडर द 5 सब कैटेगरीज। एक ही कैटेगरी के ऊपर आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप सभी 5 कैटेगरीज के ऊपर भी यहां पर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि थोड़ा और यहां पर कैपिटल बढ़ाने की जो ऑप्शन है इन कंपनीज के पास वो बढ़ाई जा सके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन कंपनीज को भी थोड़ी रियलाइजेशन हो कि हाँ हमें इस तरीके से परफॉर्म करना है, तभी हम इस प्रकार की यहां पर कैपिटल भी रेज कर पाएंगे। अच्छा, फिर आती है बात एस्बा के बारे में, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब काफी लोगों को इस चीज में डाउट भी रहता है कि भैया ये है क्या चीज। सिंपल सी कहानी में अगर आपको समझाऊं कि पहले क्या था, जब आपका IPO लॉन्च किया जाता था ना, पहले क्या अभी भी ऐसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं कि आपका प्राइमरी मार्केट का जो कंपोनेंट है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो IPO जब लॉन्च किया जाता है तो IPO के माध्यम से क्या बात रखी जाती है कि कंपनी वहां पर इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स दे रहा है, ठीक है जी, और उसके बदले में इन्वेस्टर्स कंपनी को पैसा दे रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रही है कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में, तो उस दौरान क्या बात रखी जाती थी कि अगर आप IPO में अवेल कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपको IPO यहाँ पर मिले, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी वहां पर एक तरीके से बिड दे देंगे कि भैया मेरे को इतने शेयर चाहिए, इतना मेरा पैसा रहा। तो वो पैसा क्या होता था, वो इन्वेस्टर डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर कर देते थे, या फिर जो ब्रोकरेज है वो अपने पास वहां पर रख लेती थी। तो यहां पर क्या कहा गया, एस्बा के माध्यम से, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के माध्यम से क्या कहा गया कि ये जो पैसा है जो इन्वेस्टर है उनके डीमैट अकाउंट में ही फ्रीज रहेगा, उनके डीमैट अकाउंट में ही फ्रीज कर देंगे, उसको वो कहीं और नहीं यूज कर पाएंगे। बट ये पैसा ट्रांसफर भी नहीं होगा डायरेक्टली कंपनी के पास या फिर ब्रोकरेज इंस्टीट्यूशन के पास। ऑब्जेक्टिव इससे क्या रहेगा कि बेसिकली पहली बात, जो वॉल्यूम यहां पर बढ़ता जा रहा है ट्रांजैक्शंस का, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत भी आ जाती है, कई बार किसी का पैसा फंस जाता है, नहीं आ पाता है, एक तो वो चीज़ यहाँ पर कम कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कई केसेस में जब मान लीजिए IPO आपने वहां पर भर दिया, आपको नहीं मिला, फिर कंपनी वापस आपका पैसा करेगी, उसमें कुछ समय आपको यहाँ पर लग जाएगा, तो वो समय भी यहाँ पर खत्म करने की बात की गई कि वो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, आपका पैसा आपके पास ही रहना चाहिए अनटिल अनलेस आपकी वहां पर सेटलमेंट ना हो गई हो। कि जैसे ही मान लीजिए इन्वेस्टर था, उनको IPO उन्होंने वहां पर अप्लाई किया, उन्हें IPO मिल गया, उनको शेयर्स क्रेडिट हो गए, तो उस टाइम पे वो पैसा जो उनके डीमैट अकाउंट में फ्रीज था वो वहां से डेबिट हो जाएगा,
ठीक है जी, वो वहां से डेबिट हो जाएगा। बट अब क्या बात रखिएगी, अब आपका जो सिस्टम है एस्बा का, इसे सेकेंडरी मार्केट में भी लेके आएंगे। सेकेंडरी मार्केट में मतलब जहां पर पीयर टू पीयर वहां पर आपका एक तरीके से लेन देन रहता है शेयर्स का, कि मान लीजिए यहाँ तो आप डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स खरीद रहे हैं, बट सेकेंडरी मार्केट में आप अपने बाकी इन्वेस्टर्स भाई बंधुओं को भी शेयर्स वहां पर बेच सकते हैं। तो उस केस में भी क्या बोला गया कि एस्बा हम वहां पर भी निकालेंगे, कि उसके चलते जो इन्वेस्टर के फंड्स हैं दे विल रिमेन ब्लॉक्ड इन देयर बैंक अकाउंट्स इंस्टेड बीइंग पास टू द ब्रोकर अंटिल एग्जीक्यूशन ऑफ द परचेज ऑर्डर, कि जब तक सेटलमेंट यहाँ पर नहीं होती। तो इसके चलते जो आपके इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली उनकी जो एक जरूरत रहती है वर्किंग कैपिटल की, उसे यहाँ पर कम कर देगा, कि उन्हें हो सकता है ना कि जो पैसा उन्होंने भेज दिया था फिर वो वापस आएगा अगर सेटलमेंट नहीं हो पाई, तो एक जो भी 1 से 2 दिन का जो वहां पर टाइम लग रहा था उस दौरान उनके पास पैसा अवेलेबल रहे, हालांकि उनके अकाउंट में फ्रीज है बट उन्हीं के पास वहां पर रहेगा। ठीक है, जैसे सेटलमेंट पूरी हो जाएगी शेयर्स उनके अकाउंट में आ जाएंगे, वैसे ही पैसा वहां पर डेबिट हो जाएगा। तो ये सिस्टम अब सेकेंडरी मार्केट में भी डाल दी जा चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो आपकी T+1 सेटलमेंट साइकिल से रिलेटेड थी, जिसका हमने डिटेल में एक फ्यू मिनट सीरीज में भी डिस्कशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया सीसेट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में, प्रीलिम्स में खासकर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको सीसेट से बहुत घबराहट भी होती है। तो उस घबराहट को चेक करने के लिए कि कितनी अभी शायद आपको और मेहनत करने की जरूरत है या नहीं है, तो उस तरीके से यहाँ पर फ्री सीसेट ऑनलाइन मॉक टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है थर्सडे 11 मई को। तो जाके आप जरूर इस टेस्ट को यहाँ पर दीजिए ताकि आप अपनी सीसेट की प्रिपरेशन को भी चेक कर सकें। हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है यहाँ पर सीसेट को। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएम मित्रा स्कीम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा गया है। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है अंडर द स्कीम आपके जो पार्क हैं एस्टैब्लिश किए जाएंगे एट ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड साइड। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हैं उनमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जाएगी स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑन इक्वल शेयरिंग बेसिस। थर्ड में कह रहे हैं जो आपकी स्कीम है इट इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर। और फोर्थ में कह रहे हैं जो आपका प्लग एंड प्ले मॉडल है इट इज इंट्रोड्यूस टू इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स। तो ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। तो बेसिकली जो पीएम मित्रा आपके टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक बहुत ही मेजर स्कीम यहां पर रखी गई थी, किस प्रकार के पार्क्स वहां पर स्थापित किए जा सकें, तो उसके हिसाब से पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि आपकी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड साइट्स दोनों पे किए जा सकते हैं। ग्रीनफील्ड मतलब कि नया प्रोजेक्ट वहां पर लगना है, वो भी ठीक है। अगर ऐसा कोई स्टेट है जिसमें ऑलरेडी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है या ऑलरेडी इस प्रकार का कोई बड़ा हब तैयार किया जा चुका है टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड, उसको रिवैम्प करना है, उसको मॉडर्नाइज करना है, तो उसमें भी आपका पीएम मित्रा आप वहां पर अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उसका सिर्फ और सिर्फ रोल क्या है कि वो यहाँ पर लैंड प्रोवाइड करेंगे और उसके अलावा जो भी लोकल क्लियरेंसेज रहेंगी जो उनके जरूरत रहेंगी इस पर्टिकुलर पीएम मित्रा पार्क की स्थापना करने में वो पूरी करवाएंगी। उसके अलावा कोई असिस्टेंस उनके द्वारा नहीं चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, दोनों के दोनों ग्रीनफील्ड एज वेल एज ब्राउनफील्ड साइट्स के लिए, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। थर्ड तो भैया पता लग ही गया टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें फिर प्लग एंड प्ले मॉडल है। प्लग एंड प्ले मॉडल बेसिकली क्या रहता है, एक तरीके से समझ लीजिए कि सरकार यहां पर आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे रही है जो कि आपको चाहिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। आपको क्या करना है, आपको आना है, अपना जो भी रॉ मटेरियल है वो सभी चीजें लेके आनी है, अपना फाइनल गुड वहां पर तैयार करना और उसको बेचना शुरू करना है। तो एक तरीके से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहता है कि किसी भी एक बिजनेसमैन के लिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको बहुत सारी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, तब जाके वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ सब्सटैंशियल वैल्यू एडिशन कर पाता है। तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को यहाँ पर सरकार ने क्या बोला कि उसकी टेंशन तुम छोड़ो, वो हम आपके लिए कर देंगे इस स्कीम के माध्यम से। तुम बस यहाँ पर आओ, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करो, अपने दिमाग को यूज करो, अपने स्किल सेट को यूज करो और अपने जो भी पूरा सेक्टर उसको और कंपेरेटिव यहाँ पर बनाओ। ठीक है, तो उसके लिए प्लग एंड प्ले, आपने सुना होगा माउस या कीबोर्ड भी तो आते हैं प्लग एंड प्ले वाले, कि भैया सिर्फ यूएसबी लगाई, कोई आपको ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आपका वो नॉर्मली काम करना शुरू कर देगा। तो वैसे ये भी है कि प्राइवेट प्लेयर आओ, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आके आपको यहाँ पर काम करना है, अपना प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपकी बी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है और वही करेक्ट आंसर भी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बट पूछी गई थी इनकरेक्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर भी है। तो वही पूरी कहानी आपको बताई गई है कि जो आपके पीएम मित्रा स्कीम है उसके आधार पर जो पार्क्स यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं ग्रीनफील्ड एज वेल एज ब्राउनफील्ड साइट्स के लिए किए जा रहे हैं, पार्क आपको डेवलप किया जाएगा बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसमें 51% जो इक्विटी रहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, 49% यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक पार्क में आपका इंक्यूबेशन सेंटर रहेगा, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस रहेगा, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा। तो मतलब एक तरीके से लेते हैं ना कि अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात की गई है सभी इंडस्ट्री के आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, ताकि उनको कहीं यहाँ वहां ना जाना पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पर आए आराम से यहाँ पर आके काम करें। ठीक है, प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, उस तरीके से यहाँ पर काम किया जा सकता है। ओके, तो उसके अलावा जो आपका ग्रीनफील्ड पीएम मित्रा पार्क है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर कह रहा है कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। विद
विद कैप ऑफ 500 करोड़। ब्राउनफील्ड साइट के लिए क्या बोला गया कि 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट तो है ही है, अगर आपको कोई भी इस प्रकार की नई डेवलपमेंट करनी है, कोई मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर करनी है, बट लिमिट यहाँ पर 200 करोड़ की लगा दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा, उसमें क्या रहेगा, विल इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ 100,000, एक तरीके से आपके 1000 एकड़ लैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल एस्टेट। ठीक है, तो बेसिक सी कहानी आपकी इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड। चलिए 4 स्टेटमेंट यहां पर देखते हैं। बायोफ्यूल सेक्टर से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहले में कह रहे हैं लाइसेंस की जरूरत है आपके दोनों ही एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के लिए। सेकंड में कह रहे हैं आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं बायोफ्यूल्स का, दे आर अलाउड फॉर द फ्यूल एज वेल एज नॉन फ्यूल पर्पसेस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इफ जो आपका बायोफ्यूल है वो प्रोड्यूस किया गया है फ्रॉम द इंपोर्टेड फीड स्टॉक। थर्ड में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोज करती है एडिशनल ड्यूटी ऑन अनब्लेंडेड फ्यूल्स। तो 3 स्टेटमेंट से बताओ इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो यहां पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट की गई हैं। तो बेसिकली क्या था, 2018 का एक ऑर्डर था डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का, उन्होंने उस नोटिफिकेशन को अमेंड किया। उन्होंने क्या बोला कि पहले जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी बायोफ्यूल का एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उन्होंने कहा कि भैया आपके बायोफ्यूल का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, चाहे वो फ्यूल पर्पसेस के लिए है, नॉन फ्यूल पर्पसेस के लिए है, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन या जो भी आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, अलाउ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी केस में यदि वो बायोफ्यूल इंपोर्टेड फीड स्टॉक से यहां पर तैयार किया गया। ठीक है, तो रिसेंटली ये आपका करंट अफेयर यहां पर आया था, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन डाल दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको दोनों ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए बायोफ्यूल्स का एक लाइसेंस वहां पर ऑपरेट करना पड़ता है आपके डीजीएफटी से, ताकि आप पूरे उस तरीके से कंप्लायंस को फॉलो करते हुए पूरी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ऑब्लिगेशंस यहां पर पूरी कर सकें। ठीक है, 2018 में जो मैंने आपको बताया इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस वहां पर इंपोज कर दी गई थी, बट अब उन रिस्ट्रिक्शंस में से ये रिस्ट्रिक्शन यहां पर हटा दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट यहां पर डिसाइड कर चुकी है एक्सपोर्ट जो आपको बायोफ्यूल का इन सभी एरिया से वो तभी किया जा सकता है जब आपका इंपोर्ट किया गया है उसकी फीड स्टॉक का, कि मतलब आपका जो रॉ मटेरियल वहां पर लगा है उस बायोफ्यूल को तैयार करने में उसका इंपोर्ट किया गया है। सिंपल सी कहानी यही है। ओके, उसके अलावा लेटेस्ट नोटिफिकेशन अगर 2022 अक्टूबर की देखें, जो आपका पेट्रोल है जो कि विच इज इंटेंडेड फॉर द रिटेल सेल नॉट सो ब्लेंडेड विद इथेनॉल या फिर मेथेनॉल, उस पर आपका इस तरीके से जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी वो यहां पर लग जाएगी। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे डीजल के लिए भी यहां पर बात रखी गई। तो बेसिकली ये जो बजट 2022-2023 था ना, तब इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि 1 अक्टूबर से ये एडिशनल ड्यूटीज यहां पर इंपोज की जाएंगी। फिर 1 अक्टूबर के दौरान वहां पर क्या देखा गया कि 2022 की बात है कि भैया नहीं, बात नहीं बन रही, अभी पेट्रोल अभी भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रही है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप एक काम कीजिए, पेट्रोल की चलो ब्लेंडिंग तो यहाँ पर हो चुकी है, काफ़ी हद तक टारगेट्स जो थे वो हम पूरे कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने टारगेट्स यहाँ पर सेट किए गए हैं ब्लेंडिंग के। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर सरकार ने बोला कि जो पेट्रोल के लिए जो एडिशनल ड्यूटीज यहाँ पर इंपोज करनी है ना, इसे हम 1 नवंबर से करेंगे, और डीजल के लिए जो हमने यहाँ पर ड्यूटीज एडिशनल ड्यूटीज जो यहाँ पर इंपोज करनी है अनब्लेंडेड डीजल के लिए, वो हम 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी कहानी उस टाइम रखी गई थी। रीजन बीइंग क्योंकि डीजल की ब्लेंडिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो पायलट बेसिस पर वहां पर चल रहे थे, उसमें और थोड़ा एप्लीकेशन वाला काम यहाँ पर होना था, उसके बाद 1 अप्रैल से इसे यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाना था। ठीक है, तो अनब्लेंडेड जो आपके फ्यूल्स रहेंगे उनके ऊपर एडिशनल ड्यूटीज यहाँ पर इंपोज की जाएगी ताकि हम ब्लेंडिंग को यहाँ पर प्रमोट कर सकें। तो उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया रैपिड रिवीजन के ही बारे में, तो कल और परसों इकोनॉमी के दिन वहां पर रहेंगे, तो डेफिनेटली 2 दिन में हमारे पूरा ऑब्जेक्टिव है कि हम एटलीस्ट 200 टॉपिक्स यहाँ पर कवर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर करें। यदि आपका है इस तरीके से कोई डाउट्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली सेशन में यहाँ पर जुड़िए, लाइव सेशंस रहेंगे। कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर ओरिएंटेड हो, स्टैटिक पोर्शन हो, कॉन्सेप्ट्स हो, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करें ताकि एग्जाम हॉल से पहले आपके मन में कोई भी डाउट वहाँ पर ना रहे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जो आपका पिलर रहता है ना प्रिपरेशन का, जो रिविजन है, उसको हम यहाँ पर पूरा कर सकें। तो डेफिनेटली आप इंडिविजुअली भी इस कोर्स में यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, एज पर द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 के 3 पेयर्स आपको यहां पर दिए गए हैं, 4 कोड्स दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। मिल्क के लिए कह रहे हैं राजस्थान, वूल के लिए कह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, एग्स के लिए कह रहे हैं आंध्र प्रदेश, प्रोडक्ट क्या है और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। तो 3 पेयर्स हैं, थोड़ा सोचिए, बिल्कुल फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपसे पूछा गया है, और सी ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर मिल्क आपको सबसे ज़्यादा राजस्थान में प्रोड्यूस किया जा रहा है, वूल भी आपकी सबसे ज़्यादा राजस्थान में प्रोड्यूस की जा रही है, एग्स आपके डेफिनेटली आंध्र प्रदेश में यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो वैसे करंट अफेयर से रिलेटेड आपका इस प्रकार का बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर रिलीज किए गए थे, उसके हिसाब से कुछ फैक्ट्स यहाँ पर आपको मेंशन किए गए। अगेन आप रेफर कर सकते हैं अपनी पीडीएफ में, इजीली आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसमें जो रैंकिंग है स्टेट्स की वो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, उस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आज के प्रीमिक्स में आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट किया हो। तो जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और जो आपको 2 होमवर्क दिए हैं उनके बारे में जरूर कमेंट कीजिए, और इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन पर थोड़ा भरोसा रखिए, घबराना नहीं है।
एंग्जाइटी वाली जो चीज़ें रहती हैं ना, वो जितना आप अलाउ करोगे उतनी ज़्यादा आपको होंगी। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने प्रिपरेशन नहीं की है, घबराहट हो रही है तभी हो रही है क्योंकि आपने प्रिपेयर किया है। तो अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखते हुए, चीज़ों को रिवाइज करते हुए, टाइम एंड अगेन टेस्ट करते हुए, जो भी चल रहा है उसको चलने दीजिएगा। कोई नया सोर्स मत पकड़ लेना, कोई नई आइडियोलॉजी मत फॉलो करने लग पड़ना, क्योंकि होता है इस टाइम पे हमें लगता है कि ओहो शायद हमने ये चीज़ भूल गए, ओहो हमने शायद ये चीज़ नहीं पढ़ी है। कोई चीज़ नहीं, कोई बिल्कुल भी बात घबराने वाली नहीं है। आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आप काफ़ी समय से यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उस प्रिपरेशन पे प्लीज़ और प्लीज़ भरोसा रखना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं जिनको खुद पे थोड़ा भरोसा कम होना शुरू हो जाता है, या फिर अभी FLTs दे रहे हैं, स्कोर नहीं आ रहा, भरोसा कम हो गया, कि रिवीजन कर रहे हैं, चीज़ याद नहीं आ रही, भरोसा कम हो गया। नहीं, ये जो पीरियड है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए है। अगर FLT भी दे रहे हो, टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हो, कोई भी मॉक्स दे रहे हो, तो भैया उसका ऑब्जेक्टिव सिंपली ये है कि आपका रिवीजन यहां पर हो सके। स्कोर के पीछे मत भागना इस टाइम पे। ठीक है, चलो, दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन।